MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, लेकिन योगी की स्ट्राइक किस पर हुई है? राजनीतिक इस्लाम पर। अब आप सोच रहे होंगे दर्शकों, ये राजनीतिक इस्लाम क्या है? तो अगले 20 मिनट आप मेरे साथ रहिए। मैं आपको योगी आदित्यनाथ ने कहां निशाना साधा है पूरी तरह से समझा दूंगा। तस्वीर दिखाइए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने आज हलाल को लेकर और राजनीतिक इस्लाम को लेकर बड़ी बातें कही, लेकिन योगी का बयान कई संदेश देता है। ये संदेश क्या है? क्योंकि जैसे ही बयान दिया है, बंगाल में भूचाल आ गया है। यूपी में तो आया ही आया है दर्शकों, और इधर बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक भूचाल मचा हुआ, क्योंकि राजनीतिक इस्लाम के चक्कर में कई जगह पर साजिशें की जाती हैं और योगी आदित्यनाथ ने उसी ओर इशारा किया है। और उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आज बंगाल में बीजेपी ने दावा किया है दर्शक, यहां एक प्रदर्शन हो रहा था जहां पर मां काली की तस्वीर और उनकी प्रतिमा लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने, आप देखिए जरा इस तस्वीर को, मां काली की तस्वीर जो प्रदर्शन में लेकर पहुंचे हुए थे प्रतिमा को, उसी को पुलिस वैन में भरकर खंडित कर दिया है। यह दावा किया जा रहा है और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ ने इसी पर इशारा किया है, इसी पर निशाना साधा है कि कई राज्यों में धार्मिक आधार पर लोगों को आजादी नहीं मिल रही है। और उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरह से आगे बढ़ते हैं, गलत काम करते हैं और उन्हें संरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम छांगुर का है। इसलिए उन्होंने इस्लामिक राजनीति की बात की। और ऐसा ही बांग्लादेश में होता है दर्शक, जहां पर हिंदुओं को टारगेट पर लिया जाता है। और ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे, जहां पर बड़ी संख्या में कट्टरपंथी हाथों में डंडा लिए गजवाए हिंद का प्लान बनाकर हिंदुओं पर हमला कर रहे थे। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? आज योगी जिस राजनीतिक इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, ये वही फसाद है जिसने सन 1947 में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवाए, जिसने आज के भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे के बीज बोए, जिसने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से कट्टरपंथ की वो फौज खड़ी की जो सनातन आस्था पर आए दिन अटैक करती है। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। राजनीति के उस चेहरे को योगी ने आज बेनकाब कर दिया, जिसके पीछे कई सफेद पोश छिपे हुए हैं। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको। बंगाल तो इससे कहीं आगे बढ़ गया है, जहां बीजेपी कहती है कि हिंदू सुरक्षित नहीं रहे, जहां मंदिरों पर हमला होता है, जहां मूर्तियां खंडित की जाती हैं, जहां का राजनीतिक इस्लाम कट्टरपंथियों को खुली छूट देता है। योगी उसी राजनीतिक इस्लाम पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीतिक इस्लाम है क्या जिस पर योगी आदित्यनाथ ने स्ट्राइक की। आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं क्या है राजनीतिक इस्लाम, जिसमें आता है धर्मांतरण। दर्शकों, सबसे पहला है धर्मांतरण, उसके बाद नंबर आता है लव जिहाद का। लव जिहाद के बाद जो डेमोग्राफी बदलनी चाहिए अलग अलग राज्यों में, वो सब इसके अंदर आता है। और आपकी आस्था पर यानी सनातन पर अटैक राजनीतिक इस्लाम के अंदर आता है। उसके बाद आता है कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, जो कई जगह पर हमें देखने को मिला है, जहां पर खुली छूट दी जाती है और इस वजह से तुष्टीकरण की राजनीति हावी होती है दर्शक।
और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि सनातन का विरोध किया जाए। और ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है सनातन विरोध की। लेकिन इसमें एक और है, सीमा पार से जो साजिश होती है, देश के अंदर बैठे गद्दारों को पाला पोसा जाता है, और यही आतंक को पालना पोसना राजनीतिक इस्लाम में आता है। लेकिन दर्शकों, ये तो मैंने आपको पूरा ग्राफ समझा दिया कि राजनीतिक इस्लाम है क्या, लेकिन कैसे देश में इसको हथियार बनाया जा रहा है, अब आपको वो समझाता हूं। ये आप देखिए, सबसे पहले कट्टरपंथी और राजनीतिक इस्लाम पर योगी ने आज बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को सनातन के लिए बड़ा खतरा बताया है। कहा कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम का जिक्र कम किया जाता है। आज योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। योगी का इशारा तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ था। दर्शकों समझिए इसे। उत्तर प्रदेश में एक छांगुर आया था, जो आपको दिख रहा है पुलिस की गिरफ्त में। छांगुर मॉडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छांगुर गैंग सालों से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। कट्टरपंथ पर मौन रहने वाले नेता और दल योगी के टारगेट पर आ गए। संभल बरेली हिंसा इसी राजनीतिक इस्लाम का उदाहरण है। दीपोत्सव को लेकर कई नेताओं ने सनातन विरोधी बयान दिए, तो कई राज्यों में सनातन आस्था पर प्रहार किया गया। और योगी का राजनीतिक इस्लाम वाला इशारा क्या इन्हीं घटनाओं की तरफ है? क्योंकि हलाल प्रोडक्ट से हुई कमाई ही राजनीतिक इस्लाम की फंडिंग है। ये हमले किए गए हैं और इसे लेकर अब देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज साफ शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है, सुनिए जरा। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया और आज ऐसी एक घटना सामने आई। आपको लेकर चलता हूं बंगाल। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल में माता के मंदिर पर हमला हो गया। आप सोचिए जरा, कुछ कट्टरपंथियों ने माता के मंदिर पर हमला कर दिया और दावा ये कि वहां पर मूर्ति को खंडित किया गया है। आप सोचिए, क्या यह कट्टर इस्लाम या कट्टर इस्लामिक राजनीति नहीं है? आखिर एक धर्म के ऊपर सीधा हमला किया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल सीधे टारगेट पर आ गया। लेकिन अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, यही है वो जगह जहां पर हमला किया गया। मां काली की प्रतिमा को खंडित कर दिया। आप सोचिए, ये कट्टरपंथी मंसूबे कैसे पनप रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं है? क्या इन्हें शय दी जा रही है, इसलिए ये लोग इस तरह से हमला करते हैं? अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में हमला हो रहा है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सनातन पर अटैक क्यों? और जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो सवाल पूछने वालों पर भी अटैक किया जाता है। देख रहे हैं आप पुलिस कैसे उन लोगों को रोक रही है। ये सारे हिंदू समुदाय के हैं। यानी पहले मंदिर पर अटैक हुआ, मंदिर के अटैक में जब विरोध हुआ तो माता काली की प्रतिमा को कैद कर लिया पुलिस ने। सोचिए आप जरा, ये एक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हो रहा है, आप सोचिए। और इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इसके बाद ममता सरकार का विरोध तेज होने लगा है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज इशारा किया, क्योंकि पहले घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद प्रदर्शन पर भी रोक। लेकिन अब मैं आपको बताऊं दर्शकों, कैसी तस्वीर आ रही है। छांगुर जैसे कई हैं जो राजनीतिक इस्लाम का बड़ा हिस्सा है, इन लोगों को शय मिली और इन्होंने धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा नेक्सस बनाया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। और आज इसी तरह बंगाल में भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के हुई में फुल फ्रेम दिखाई तस्वीर।
कोई हाथ ना लगाए। अब दर्शकों, आपको मैंने दो तस्वीर दिखाई, एक छांगुर की जिस पर बार बार शह मिलने के आरोप लगे कि उसे शह दी जा रही थी, और दूसरी तस्वीर बंगाल की। लेकिन आप सोचिए, इसी भारत में सनातन आस्था पर सवाल उठाया जाता है। सुनिए जरा नेता कैसे सवाल उठा रहे हैं। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। अब दर्शकों, आप सोचिए जरा, ये सब बांग्लादेश, बंगाल और कई जगह पर भारत में हो रहा है। लेकिन इसकी एबीसीडी में आपको समझाता हूं। राजनीतिक इस्लाम का मतलब क्या? खास मजहब को साजिशन बढ़ावा देना। डेमोग्राफी में बदलाव इसी राजनीतिक इस्लाम का हिस्सा है जो छांगुर कर रहा था। यूपी में मौलाना छांगुर इसी राजनीतिक इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर था। आप समझिए, छांगुर विदेशी फंडिंग से डेमोग्राफी बदलने के मिशन पर काम कर रहा था। छांगुर को पिछली सरकारों के दौरान किसी ने छेड़ा तक नहीं। ऐसे लोगों को बचाना भी योगी ने राजनीतिक इस्लाम माना है। आपको मैं इतिहास में लेकर चलता हूं दर्शकों। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन राजनीतिक इस्लाम का बड़ा हिस्सा है। तब का राजनीतिक इस्लाम ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार था। मुस्लिम हितों की रक्षा के बहाने अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षण मांगा गया। 1905 के बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को आप देखेंगे। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बना दिया गया और 1930 में इसी राजनीतिक इस्लाम के तहत देश विभाजन का आंदोलन उठा दर्शकों। और 1947 में यही राजनीतिक इस्लाम ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बहुत बड़ी वजह बना। भारत में राजनीतिक इस्लाम ब्रिटिश नीति फूट डालो राज करो का ही हिस्सा थी दर्शकों। और आजादी के बाद भी कई दल सियासी फायदे के लिए आज भी इसे अपनाते हैं। पहला तुष्टीकरण, फिर हिंदू मुसलमान करना इसी खेल का हिस्सा है। आप समझिए, मुस्लिम वोट के लिए राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत दिक्कत होगी। ये योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है, लेकिन क्या इस पर कहा जा रहा है? सियासत सुनिए जरा। जहां जहां भी इस्लाम फैला है वो उसने अपने जो जिहादी जकड़ में संपूर्ण क्षेत्र को संभाल लिया। इस राजनीतिक इस्लाम को समझना पड़ेगा और जहां ये रहते हैं उनका पॉलिटिकल पावर और राज्य सत्ता अपने हाथ में रखते हैं। आज देश की राजनीति पर ये लोग हावी हैं। जब भी कोई चुनाव की बात आती है, सरकार की बात आती है, कोई राष्ट्रीय निर्णयों की बात आती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुरक्षा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये इस्लाम बीच में, कट्टरपंथी इस्लाम बीच में खड़ा हो जाता है। राजनीतिक इस्लाम उन विचारों और आंदोलनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जो इस्लामी सिद्धांत यानी शरिया को सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाना चाहते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई का स्थापना करना है जो पैगंबर मोहम्मद और प्रारंभिक खिलाफत के मॉडल पर आधारित हो। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसका सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसी विचारधारा है जो इस्लामी गणराज्य स्थापित करना चाहती है। समाज को, सरकार को, धर्म को, आस्था को
और सारी चीज़ों को इस्लाम के नियम यानी शरिया के हिसाब से संचालित करना चाहती है। अब दर्शकों, देश में तो आपने देख लिया, इससे लेकर सवाल उठे, लेकिन बांग्लादेश में जो हमारा पड़ोसी है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं आप। ये एक हिंदू महिला है और इसे देखा और इसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो आपको समझाएगी कि आखिर राजनीतिक इस्लाम के चलते कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और यही राजनीतिक इस्लाम भारत में आ सकता है, इस ओर इशारा किया है। लेकिन दर्शकों, ये तस्वीर तो आपने देख ली, तस्वीर भले ही पुरानी है लेकिन ये आपको समझाने के लिए काफी। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं कैसे साजिशन हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं। सुनिए जरा। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। देखा दर्शकों आपने, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सावधान किया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की मौत का डेथ वारंट निकल गया है, सौदा हो गया है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाता हूं। लड़ाके निकल चुके हैं, 35,000 इनकी संख्या बताई जा रही है टीटीपी के लड़ाके। ये सिर्फ मुनीर को देखने के लिए और मुनीर को मारने के लिए निकल गए। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, यही वो पाक आर्मी पर हमले की तस्वीर है जो बताती है कि टीटीपी अब आर या पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। नूर मोटर दी नूर मोटर दी। कैसे पाक आर्मी पर हमला किया और पहले ही टीटीपी के लड़ाके तकनीकी रूप से सक्षम है, ड्रोन से निगरानी तक कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सेना टीटीपी के आगे घुटने टेक चुकी है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं, वजीरिस्तान में बहुत बड़ा हमला किया गया है सैन्य काफिले पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये बताने के लिए काफी है कि अब मुनीर और मुनीर की फौज अंतिम दिन गिन रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह कि इधर टीटीपी के लड़ाके मैदान में आ गए और उधर आप देख रहे हैं कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। और विशेष तौर पर क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा में इलाके में ये बातें ज्यादा कही जा रही हैं। सुनिए जरा। इस्लामाबाद न गोरो न इस्लामाबाद नजमुज वतन दी दा प्रियदाई वतन दी दा द प्रियदा खलको द पारा जोर सवी दी च पदे मुल्की काबिस दी زموږ وطن چې دی زموږ نظر به د کابل خواته وي موږ به د اسلام آباد خواته نه ګورو نه اسلام آباد زموږ و نه زموږ وطن دی دا پریدی وطن دی। अब दर्शकों पूरी तरह पाकिस्तान फंस गया है, लेकिन इधर भारत ने ब्रह्मोस का मुंह पाकिस्तान की तरफ कर दिया। इसकी डिटेल में आपको आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कैसे टीटीपी के लड़ाके मुनीर के पीछे मारने को दौड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुल्ला मुनीर की मौत वाली स्क्रिप्ट टीटीपी लड़ाकों ने लिख दी है। हमले तेज हो गए हैं, पाकिस्तानी घुटनों पर आ गए हैं और आतंकी मुल्क में विद्रोह वाला तूफान 180 किलोमीटर की रफ्तार से सब कुछ निगल जाने की तरफ बढ़ रहा है। मुनीर घर में घिर चुका है, शहबाज ताली बजा रहा है। इधर हिंदुस्तान ने भी ब्रह्मोस का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है।
यानी अफगान से पिटने के बाद आतंकियों का भाईजान अब मौत की नींद सोने वाला है। देखते जाइए, पाकिस्तान का अंत करीब आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं और उधर शहबाज और मुनीर खौफ में आ गए। दर्शक ये देख रहे हैं आप, टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ते जा रहे हैं। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। दर्शक खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी के कैंप पर हमला हुआ है। बड़ी बात यह कि टीटीपी के इस हमले में 25 पाक सैनिक ढेर हो गए। टीटीपी ने पाक सेना की सैन्य चौकी पर भी कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद टीटीपी कमांडर पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया गया है। शहबाज की तरफ से कमांडर काजिम पर इनाम घोषित किया गया है। दरअसल टीटीपी ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। इसका मकसद पाक से अमेरिकी नीतियों को हटाना है और पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत कानून लागू करना है। और इसके लिए शहबाज से ज्यादा टीटीपी की नजर मुनीर पर है। दर्शकों, क्योंकि टीटीपी मानता है शहबाज मुनीर की कठपुतली है। पाकिस्तान के हर फैसले आर्मी चीफ असीम मुनीर ही लेता है। ऐसे में टीटीपी एक एक कर आर्मी कैंप पर हमले कर रहा है। और यही वो बात है जो बताने के लिए काफी है कि कैसे लगातार आगे बढ़ती हुई टीटीपी की पूरी टीम मुनीर को मौत की नींद सुलाना चाहती है। मूव कीजिए इसे और बताइए कैसे कहां पर टीटीपी ने हमले किए अब तक। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले 2009 में रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय पर हमला हुआ। इसके बाद टीटीपी के हमले में कई अधिकारी मारे गए थे। दर्शकों, फिर एक और हमला होता है दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2014 में पेशावर में यह हमला किया गया। टीटीपी ने स्कूल पर हमला कर दिया। यह टीटीपी का सबसे नृशंस हमला था। इसके बाद टीटीपी के लड़ाकों का मनोबल काफी बढ़ गया, क्योंकि 150 से ज्यादा बच्चों की इसमें मौत हो गई थी। 2014 में ही कराची एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया गया और इस आत्मघाती हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। 17 अक्टूबर 2025 को वजीरिस्तान में टीटीपी ने आत्मघाती हमला किया दर्शकों, और इस हमले में पाकिस्तान के 7 सैनिक ढेर हो गए। इसी 21 अक्टूबर को हमला किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, और यह जबरदस्त हमला था दर्शकों, क्योंकि हमले में 25 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। यानी लगातार हमला किया जा रहा है और यह आरोप टीटीपी पर लग रहा है। लेकिन असीम मुनीर अलग ही ख्वाब में जी रहा है। सुनिए जरा। पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट की जरूरत है, जहां संस्थाएं मजबूत हो और आंतरिक एवं बाहरी खतरों का निर्णायक रूप से सामना किया जाए। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य को कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त नीतियां अपनानी चाहिए, तभी पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन पाएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे टीटीपी लगातार आगे बढ़ रही है और हमला किया जा रहा है। ये आप देखिए, यही है वो हमला जो मैं आपको बता रहा हूं। 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से कैसे हमला किया गया है। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं जो सबूत है कि पाकिस्तान के सैनिक जो टीटीपी के हमले में मारे गए हैं, उन्हीं की यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका सीधा मतलब यह है कि टीटीपी के लड़ाके जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। 2 दिन पहले जो जंग हुई किला झुग्गी की करीब, उसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन का जानी माली नुकसान हुआ। तकरीबन उसके 22 फौजी उनके मारे गए, जिसमें एक मेजर तैयब था जो इनकी गाड़ी है हमारे साथ खड़ी है, और एक कर्नल जुनैद था जिसकी गाड़ी वहाँ पर जो है ना हमने वहाँ पर जला दी और वहाँ पर छोड़ दी। तो तकरीबन दुश्मन के 22 फौजी मारी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन को बहुत सा माली गनीमत अल्लाह ने दे दिया। सुना दर्शकों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो 2007 से पाकिस्तान में पूरी तरह से एक्टिव है। पाक सरकार से टीटीपी लगातार लड़ रही है। पहले टीटीपी को ही संरक्षण दिया सरकार ने, अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। आपको बता दें, असीम मुनीर टीटीपी को देश के लिए खतरा मानता है।
और पाक आर्मी पर हो रहे हमले से परेशान हो चुका है। मुनीर ने टीटीपी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के भी आदेश दे दिए हैं। मुनीर ने पाकिस्तान की सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं, लेकिन पाकिस्तान में टीटीपी के हमले लगातार जारी हैं। मुनीर की नीतियों के खिलाफ टीटीपी ने ऐलान जंग कर दिया है दर्शकों, और इसलिए कहा जा रहा है कि टीटीपी अब मुश्किल में फंस गई है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान यानी टीटीपी में आधा दर्जन से ज्यादा कबीले शामिल हैं, जिनके खूंखार आतंकी इसमें हैं, जिनमें हाफिज गुल बहादुर, जिसमें अमजद फारूकी, जिसमें हिजबुल एहरार, इस तरह के ग्रुप शामिल हैं। हालांकि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, मगर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करते टाइम एक हो जाते हैं, और यही कारण है कि इस साल में 2400 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा जा चुका है। अभी हाल ही में 25 पाकिस्तानी सैनिकों को एक बड़े अटैक में मार दिया गया, उनकी पोस्ट को कब्जा कर लिया गया, उनके ड्रोन को भी तबाह कर दिया गया। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने टीटीपी के मुखिया काजिम के ऊपर 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, और इसके बाद वो ये भूल गए कि जो पठान हैं वो पाकिस्तान में हर जगह फैले हुए हैं। अगर टीटी के ऊपर कोई हमला किया गया तो वो विद्रोह कर देंगे। यानी कि कुल मिला के मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर की जान अब खतरे में है। देखा दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कैसे पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस मुड़ चुकी है। एक तरफ टीटीपी है, दूसरी तरफ भारत ने चेतावनी दे दी है। तस्वीर दिखाइए, पूरी तरह से भारत तैयार है। तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे, ये आप देखिए ब्रह्मोस का मुंह पाकिस्तान की तरफ आ गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ब्रह्मोस वही है जिसने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, और अब ब्रह्मोस का खतरा फिर से मंडराने लगा। अब दर्शकों आपको बता दूं, 1000 पिनाका रॉकेट्स की खरीद को मंजूरी मिलने वाली, यानी अब पाकिस्तान की नींद और ज्यादा उड़ेगी, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस, पिनाका और इधर भारत की भैरव बटालियन एक्शन में आ गई है। दर्शकों ये देखिए, भैरव बटालियन ने वीडियो जारी किया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। देखा दर्शकों आप कैसे आज एक तरफ ब्रह्मोस, दूसरी तरफ पिनाका रॉकेट और तीसरी तरफ भारत की भैरव ब्रिगेड। लेकिन आज एक तस्वीर पाकिस्तान को देख लेनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच हलचल काफी बढ़ गई है दर्शकों। ब्रह्मोस का रुख एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ हो गया है। ब्रह्मोस की जद में पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं, और ब्रह्मोस से पाक बच नहीं पाएगा। ब्रह्मोस दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यह इसकी ताकत है। मिसाइल छोड़ने के बाद अपनी दिशा खुद तय करती है। कम रडार सिग्नेचर, हाई स्पीड की वजह से इसे रोक पाना मुश्किल है दर्शकों। यही वजह है कि अर्जेंटीना सहित कई देशों ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई, जिससे ब्रह्मोस की वैश्विक विश्वसनीयता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ब्रह्मोस का लोहा मान चुकी है। इसके अलावा भारतीय सेना की आर्टिलरी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। जल्द ही 1000 पिनाका रॉकेट्स की खरीद को मंजूरी मिलेगी। यह रॉकेट न केवल अपनी मारक क्षमता को 90 किलोमीटर तक ले जाएगा, बल्कि सुनिश्चित करेगा कि हर रॉकेट सटीक निशाने पर लगे। और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ही भारतीय सेना एक भरोसेमंद हथियार पाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बलोच लड़ाके और तीसरी ओर भारत है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दर्शकों, मैंने भारत की ताकत आपको दिखाई। ये ताकत क्यों दिखाई है इससे समझिए,
क्योंकि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है और वहां पर छिपे बैठे ये आतंकी नए नए प्लान बना रहे हैं, जिसमें अब बुर्का बॉम्ब का प्लान है। ये प्लान क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा है दर्शकों, और बाकायदा कोर्स कराया जा रहा है। आप सोचिए जरा, आतंकी बनने का कोर्स। ये वही तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। 500 रुपए लिए जा रहे हैं और महिलाओं को आतंकी जिहादी बनाया जा रहा है, जो स्वयं के ऊपर बम लगा के अपने आप को उड़ा दे। ऐसी ट्रेनिंग के लिए सोचिए आप, पूरी तरह से आतंकी तैयार हैं और अब महिलाओं को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तस्वीर दिखाइए अगली, ये आप देखिए, जहां पर ट्रेनिंग दी जानी है वहां की तस्वीर भी आ गई। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। देखा दर्शकों आपने, सोचिए आप जरा, भारत एक तरफ पूरी तरह से तैयार है, आतंकी अगर हमला करेंगे तो फिर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। लेकिन कैसे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यही है वो बुर्का ब्रिगेड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन और आतंकी बौखला गए हैं। ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों की जगह अब भर्ती की जा रही है। जैश-ए मोहम्मद ने भर्ती के लिए नया इश्तिहार निकाल दिया है। आतंकियों के लिए 500 रुपए में कोर्स चलाया जा रहा है। आप सोचिए जरा, कोर्स की ट्रेनिंग जैश के परिवार की महिला सदस्य देंगे, जिसमें मसूद और उसके कमांडर्स के रिश्तेदार भी शामिल हैं। ट्रेनी आतंकियों के लिए हर दिन 40 मिनट लेक्चर दिए जाएंगे, जिसमें जिहाद की बातें होंगी। इसका नेतृत्व मसूद की बहनें सादिया और समायरा करेंगी। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा दर्शक। महिलाओं को फिदायीन हमले के लिए तैयार किया जाएगा। देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे ही बॉम्ब बांध के फटना है। भर्ती अभियान 8 नवंबर से ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अभी से एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। आप सोचिए, ये सब पाकिस्तान में हो रहा है और ये आतंकी डर के मारे कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अगर पाकिस्तान साजिश करेगा तो उसका बचना नामुमकिन है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने भागलपुर के अंदर मरकज सुभान अल्लाह, जो कि मरकज था, हेडक्वार्टर था जैश-ए मोहम्मद का, मसूद अजहर का, उसको तहस नहस किया। इन्होंने एक मरकज और अली के नाम से महिलाओं को आत्मघाती दस्ते में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसी महिलाओं को जिनके पति जो है वो मारे गए हैं, आतंकवादी थे भारतीय सेना द्वारा, उनको इसमें शामिल करके और इस मरकज को जो है खैबर पख्तूनख्वा अंदर स्टार्ट किया। तो जिस प्रकार से बोको हराम या आईएसआईएस ने महिलाओं की विंग बनाई थी, ये पाकिस्तान के इन नामर्दों ने वैसे ही महिलाओं को इस्तेमाल करके एक महिलाओं का आत्मघाती दस्ता बनाने की कोशिश की है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और बड़ी खबर आज की बता रहा हूं, जहां मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई है और ये मंदिर अलग अलग हैं। एक साउथ का है, एक उत्तर भारत का है। तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, मंदिर के खजाने पर नजर है। ये आपको दिखा रहा हूं सबरीमाला टेम्पल, और उसकी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गुरुवायूर टेम्पल, और बांके बिहारी के मंदिर का खजाना खुला है, जिस पर कहा गया कि खजाना चोरी हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं मैं सबरीमाला टेम्पल। यही है केरल का सबरीमाला टेम्पल, लेकिन खजाने में बहुत कुछ था जो अब नहीं है। दावा किया जा रहा है कि केरल के मंदिर में चोरी की है, और स्वामी अयप्पा का ये मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। और आपको बताएं, ये देखिए आप, कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, कोई हीरे चढ़ाता है, कोई हीरे जवारात लेकर आता है, कोई ज्वेलरी लेकर आता है, लेकिन सब कुछ कैसे वहां से गायब हो गया है, ये आपको दिखाऊंगा मैं। और अभी साउथ में एक और टेम्पल है दर्शक, गुरुवायूर। यहां पर आप देख रहे हैं सोना और हाथी के दांत यहां से गायब हो गए। आप सोचिए, जो सोना 1,30,000 पहुंच गया है, वही किलो भर सोना था जो अब गायब होता जा रहा है। लेकिन ये कौन चुरा रहा है आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आज सबरीमाला टेम्पल में पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला बन गई हैं आज सबरीमाला टेम्पल में, पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति जो दर्शन करने पहुंची हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की है और चोरी की घटना पर भी उन्होंने दुख जाहिर किया है।
अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, एक तरफ मंदिर में चोरी हो रही है, दूसरी तरफ इस पर विरोध दर्ज किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, आज केरल में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कहा कि चोरी किसने की है उसे सामने लाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए। अब दर्शकों, इधर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उधर एक आरोपी पकड़ा गया है। केरल हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस मामले में अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आरोपी उन्नी कृष्णन, यही है वो जो चढ़ावे में आता था, उसका काम था कि वो खजाने में जाकर रखे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्नी कृष्णन ही क्या इसके पीछे है, लेकिन अभी जांच चल रही है दर्शक। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कितना सोना था जो अब गायब हो गया है, और सोने का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। केरल के मंदिरों से सोने की चोरी हो रही है दर्शकों। सबरीमाला मंदिर से सोना गायब हो गया है। करीब 52 लाख रुपए से ज्यादा का सोना गायब हो गया है। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है दर्शकों। 17 अक्टूबर से इस केस में पहली गिरफ्तारी भी की गई है। सोना चढ़ाने वाले सेवादार उन्नी कृष्णन पोट्टी को गिरफ्तार किया गया है। उन्नी कृष्णन 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा। हालांकि उन्नी कृष्णन ने खुद को बेगुनाह बताया है। केरल के ही गुरुवायूर मंदिर में भी हेराफेरी हुई है। यहां पर सोने का मुकुट चांदी से बदल दिया गया है। करीब 2 किलो गोल्ड के घालमेल का दावा किया जा रहा है। मंदिर के 2.5 किलो चांदी के बर्तन गायब हो गए दर्शकों। 530 किलो से ज्यादा वजन के हाथी के दांत गायब हो गए। मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। गुरुवायूर मंदिर को दक्षिण का द्वारका कहा जाता है, जहां से चोरी हो रही है, और चोरी के मामले पर अब सियासत सड़कों तक पहुंच गई। बीजेपी और कांग्रेस केरल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है और कांग्रेस ने सरकार पर सोना बेचने का आरोप लगा दिया है। फिलहाल दोनों मंदिरों में चोरी की घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही साफ हो पाएगा कि आखिर चोरी किसने की। लेकिन बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है, सुनवाते हैं आप। लोगों में बहुत गुस्सा है। जब लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं तब मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर कहते हैं कि यह स्लिप अप है। सबरीमाला से 4.5 किलो सोना गायब होना कोई गलती नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री कवर अप कर रहे हैं। सबरीमाला मंदिर से 4.5 किलो सोना गायब है, ये महापाप केरल की सरकार ने किया है। सबरीमाला की सोने की मूर्ति किसी अमीर व्यक्ति को बेच दी गई। सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके सदस्य भी पकड़े जाएंगे। मंदिरों से सोना लूट रहे हैं कम्युनिस्ट। देवस्वम बोर्ड। अब दर्शकों मैं आपको लेकर चलता हूं बांके बिहारी मंदिर, जहां का खजाना खुला लेकिन कुछ मिला ही नहीं। दावा ये कि वहां से सब कुछ चोरी कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, चांदी की कुछ घड़ियां मिली, छड़ी मिली है, माफ कीजिएगा, और दावा किया जा रहा है बहुत कुछ था, लेकिन इसके अलावा सब कुछ गायब है। जो खाली डब्बे मिले जिनमें ज्वेलरी रखी जाती थी। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं खाली डिब्बों की। ये देख रहे हैं आप, ये बॉक्स जो हैं इनकी ज्वेलरी गायब है, सिर्फ बॉक्स ही बॉक्स बचा है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में चोरी हुई है क्योंकि पहले भी यहाँ पर चोरी की घटनाएं सामने आई थी। अब दर्शकों बड़ी चोरी हुई है तो आरोप लगा दिया गया है कि आखिर किसने चोरी की है, और अब सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है और बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी गई। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, वो बांके बिहारी मंदिर जहां पर बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, तो क्या वहां पर कोई चढ़ावा नहीं आया? अगर आया तो फिर गया कहां? बांके बिहारी का खजाना 54 साल बाद खोला गया दर्शकों। खजाने से कोई कीमती सामान मिला ही नहीं। आप सोचिए, सब कुछ गायब था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 18 अक्टूबर को खजाना खोला गया, लेकिन जैसे यहां गायब हो रहा है सब कुछ गायब था। 19 अक्टूबर तक खजाने की तलाशी ली गई। 2 दिनों में सिर्फ 2 तिजोरी, 3 चांदी की छड़ी
और एक सोने की छड़ी और एक लकड़ी का बक्सा मिला। इसके अलावा कुछ बर्तन, 2 तांबे के सिक्के भी मिले। पहले दिन तहखाने में 2 सांप के बच्चे मिले थे दर्शकों, और तहखाने में खजाने की पड़ताल पूरी हो चुकी है। 29 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी अब रिपोर्ट सौंपेगी। खजाने को खोलने का विरोध भी शुरू हो गया है। संतों ने खजाने के खाली होने पर सवाल उठा दिए। पूछा जा रहा है कि कीमती सामान कहां चला गया। सीबीआई से जांच कराने की मांग संतों ने की है और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की गई है। अब इसे लेकर वहां पर संत और सेवादार क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो बांके बिहारी मंदिर का तोश खाना खोला गया है, उस खजाने में खाली बॉक्स मिले हैं, खाली संदूक मिली है। अरबों खरबों रुपए के हीरे, जवाहर, सोना, चांदी, संपत्ति कहाँ गई? किन किन लोगों ने वह व्यवस्था संभाली, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है हमने। बक्से बंद थे, वो खोले गए, उसमें बर्तन निकले। 2 तिजोरियां थी, बड़ी बड़ी तिजोरियां थी, जिनके फोटो आपको जारी कर दिए हैं। तो एक में 2 सिक्के मिले तांबे के, और एक में वो मिला मोती, एक सोने की छड़ी है, 3 चांदी की। अच्छा करीब 25-30 लाख रुपए का माल है। लेकिन दर्शकों, यहां खजाना गायब हो गया है और उधर महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। सीधे लिए चल रहा हूं आपको बिहार में सीएम का फेस कौन रहेगा, सीट किसको कितनी मिलेगी, कुछ पता नहीं है। यानी महागठबंधन में महाड्रामा चल रहा है। दिखाइए आपको बिहार में, ये देख रहे हैं आप, पूरा ड्रामा चल रहा है। आज पहुंच गए राहुल के दूत अशोक गहलोत, सीधे लालू से मुलाकात कर। ये वहीं की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और लालू के घर पहुंचे। मुलाकात की तस्वीर आपको दिखाता हूं। लालू यादव के कमरे में तेजस्वी, अशोक गहलोत, लालू यादव और राबड़ी देवी मौजूद थे। और उसके बाद आप देखेंगे, यही वो तस्वीर है जो बता रही है कि अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों मिलकर कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि गहलोत के साथ अल्लाह वरूबी थे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार इधर बेफिक्र अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से ऑफर मिल रहा है, लेकिन नीतीश आज गोपालगंज पहुंच गए और यहां धुआंधार प्रचार किया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ आरजेडी कांग्रेस बीजेपी है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर दावा ठोक रहे हैं और अब वो मंदिर में भी जा रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं। आपको याद होगा, तिलक उन्होंने पूछ लिया था कुछ दिन पहले, लेकिन आज कैंपेन से पहले भगवान के दर्शन करें। और इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में खेला अभी बाकी है। महागठबंधन में आर पार की लड़ाई है। राहुल तेजस्वी की लड़ाई को सुलझाने के लिए गहलोत पटना में है। अशोक गहलोत ने लालू और तेजस्वी से मुलाकात की। अच्छी बात हो गई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। साफ है कि गहलोत की इस मुलाकात से फिलहाल कुछ नहीं निकला। संकेत है कि तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर अड़ गए हैं। इसलिए तेजस्वी ने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली है। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाएगी? सवाल ये भी कि अगर ऐसा करेगी तो फिर इतना ड्रामा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस 2025 की नहीं बल्कि 2029 की सियासत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर की संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। डैमेज कंट्रोल है जो भी है, जो सच्चाई है डेमोक्रेसी में संख्या बल के आधार पर ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना जाता है और वो संख्या आरजेडी के पास है। तो इस बात को हम लोग कितना दिन झुठला सकते हैं। अब दर्शकों, आपने देखा है तेजस्वी और राहुल जो कल तक साथ साथ थे, अब उनकी राहें बदल गई। और देखिए, चुनाव में ऐसा होता है, राजनीति में ऐसा होता है, दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। महागठबंधन में बवाल थम नहीं रहा है दर्शकों। राहुल तेजस्वी में आर पार की जंग छिड़ गई।
मामला सुलझाने के लिए अशोक गहलोत पटना पहुंच गए। गहलोत अल्लाबारू ने लालू और तेजस्वी से मुलाकात की। 1 घंटे की मुलाकात में क्या निकला किसी को कुछ नहीं बताया। गहलोत ने केवल इतना कहा कि कल तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसका मतलब ये कि दोनों के बीच जबरदस्त खींचतान है। यानी गहलोत ने, जो राहुल के दूत हैं, कहा कि लालू जी और तेजस्वी जी से अच्छी बातचीत हुई है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ साफ हो पाएगा। उन्होंने आगे कहा, महागठबंधन में झगड़ा दिखाया जा रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं, केवल 5-7 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला है, लेकिन इस मुद्दे को भी मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन ये ज्वाइंट कैंपेन कब शुरू होगा, इस पर गहलोत ने कुछ नहीं कहा। और इधर खबर है कि तेजस्वी कल से कैंपेन करने वाले हैं, निकलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दर्शकों, चिंतित क्यों है कांग्रेस? क्योंकि एनडीए ने शुरुआती बढ़त बना ली। समझिए, सीटों की संख्या का ऐलान कर दिया है। एनडीए के नेता चुनाव कैंपेन पर निकल चुके हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। शुक्रवार से पीएम मोदी का भी कैंपेन शुरू हो जाएगा। और महागठबंधन में अब तक कुछ नहीं हुआ है। सभी दल एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सीटों का तालमेल अब तक नहीं हो पाया है और साझा घोषणा पत्र भी अब तक बन नहीं पाया है। सीएम का चेहरा तक तय नहीं हो पाया। आप सोचिए, साझा कैंपेन भी नहीं हो रहा है और इसीलिए महागठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। और बिहार में क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाता हूं आपको। भाई अच्छी बात हो गई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता देंगे। इस इलेक्शन में जो कांग्रेस ने बिहार में किया है ना, पूरा देश उनको थू करेगा। और जो इंडिया अलायंस है ना, मैं समझता हूँ भी बरकरार नहीं रहेगा और सिर्फ कांग्रेस की वजह से। अभी लालू जी और तेजस्वी जी का दबाव है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानो, नहीं तो तुम्हारे विधानसभा में उम्मीदवार को हम उम्मीदवार नहीं मानेंगे। इस दबाव का नतीजा क्या निकलता है, इस पर हमारी नज़र। मैं अशोक जी का व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं, बट उनको बहुत देर से याद आया कि उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस की प्राथमिकता में ही बिहार नहीं है और इसीलिए महागठबंधन जिस तरीके से धराशायी हो रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी तो चलेगा? नहीं चलेगा भैया, क्योंकि जिस सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी उस सीटों पे राजद का प्रत्याशी आपके नेता राहुल जी को कोस रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इधर महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है और इधर बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में उतर गई है, प्रचार कर रहे हैं। गया पहुंच गए सम्राट चौधरी। अगली तस्वीर दिखाई, बीजेपी और एनडीए का कोर वोटर है महिलाएं। अब उसी को तेजस्वी यादव ने टारगेट पर ले लिया और तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है दर्शकों। लेकिन यह ऐलान कैसा है और इस पर कितना फर्क पड़ने वाला है चुनाव में, मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ महागठबंधन में महाड्रामा मैंने आपको दिखाया, दूसरी तरफ तेजस्वी अपने मिशन पर लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने आज कई चुनावी घोषणाएं की हैं। सभी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को स्थायी करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी घोषणा जीविका दीदियों को लेकर की है। जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी मिलेगी, पहला वादा। दूसरा वादा, सैलरी 10,000 से 30,000 रुपए महीना कर देंगे। तीसरा, इनमें 2 वर्ष तक कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। चौथा, सरकारी काम की जिम्मेदारी के बदले 2,000 महीना मिलेगा। पांचवा, जीविका दीदी के सभी कैडर्स को 5 लाख का बीमा मिलेगा। लेकिन ये जीविका दीदी है क्या दर्शकों? राज्य में 2 तरह की जीविका दीदियां हैं। पहली जीविका दीदी, दूसरी सीएम दीदी। दर्शकों, जीविका दीदी ग्रुप में बिहार की ग्रामीण महिलाएं हैं जो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करती हैं ताकि गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। जीविका दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर बचत करती हैं। छोटे छोटे काम जैसे खेती, डेयरी, सिलाई का काम करना और जरूरत पड़ने पर इन्हें सरकारी कर्ज भी दिया जाता है। सीएम दीदियां सामुदायिक संचालक होती हैं और ये समाज में परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। लेकिन तेजस्वी के पूरे टारगेट पर हैं महिला वोट।
और यही एनडीए भी कर रहा है। लेकिन इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। कहावत होती है, उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। हम काम की बात कर रहे हैं, बिहार को बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर एनडीए वाले क्या कर रहे हैं, सत्ता हमें दे दो, हमारी उपलब्धि कुछ नहीं है। ऐसे नहीं होता। 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है, उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। तो जो कभी सोचा ही नहीं है वह आगे क्या कर सकता है। भ्रम फैलाने की बात है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। जीविका दीदी मोदी नीतीश के साथ है, एनडीए के साथ है। 15 साल में लालू राबड़ी के राज में जीविका का जो बिहार नहीं सुना था, आज इनको जीविका याद आ रही है। अरे इनकी जीविका क्या है? इनकी जीविका है अपहरण उद्योग, आरजेडी की जीविका है लूट उद्योग, आरजेडी की जीविका है हत्या उद्योग, आरजेडी की जीविका है अवैध शराब उद्योग। तो ये आदमी गंभीर है, 9वीं फेल है, ये बिहार चलाएगा। दिखाते हैं आज की एक और बड़ी खबर। विवेक मूव कीजिए। आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, आज मोदी को बधाई दी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तस्वीर दिखाइए। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की चर्चा होती है, विवाद जो हुआ उसकी भी दुनिया भर में चर्चा हुई, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई देने के लिए पीएम मोदी को फोन किया। तस्वीर दिखाइए अगली। व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन किया गया। दर्शकों देख रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप आए, दिए जलाए और सभी को दिवाली की बधाई दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली मनाई और बधाई दी। उसके एवज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी कहा और बताया कि हम दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, यानी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। दिवाली पर मोदी को बधाई दी, उन्हें अपना बड़ा दोस्त बता दिया। ट्रंप ने कहा यह अंधकार पर रोशनी की जीत का प्रतीक है, हमें याद दिलाता है बुराई पर अच्छाई की जीत का। Thank you very much. You're welcome to the White House as we celebrate Diwali, because they said there has to be a very heavy emphasis on the V, Diwali, the beautiful Hindu festival of life. ट्रंप की दिवाली बधाई को मोदी ने आतंकवाद की लड़ाई से जोड़ दिया। मोदी ने कहा हम मिलकर लड़ेंगे और इसे खत्म कर देंगे। जाहिर है मोदी के प्रण ने मुनीर समेत आतंकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। देखा दर्शकों आपने, यहां पर समझना होगा आपको कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया तो पाकिस्तान की नींद खराब हो गई। देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया गया और राष्ट्रपति ट्रंप ने दिवाली पर पीएम मोदी को बधाई दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। दर्शकों, भारत समेत पूरी दुनिया को दिवाली की शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने मोदी को महान व्यक्ति और बेहतरीन दोस्त बताया। पीएम मोदी ने शुभकामनाओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, गर्मजोशी भरे दिवाली संदेश के लिए आपका आभार। दोनों महान लोकतंत्रों की साझेदारी दुनिया को उम्मीद की किरण देती है और हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री माना जाता है।
मुनीर की सेना ही आतंकवादियों को पालती पोसती है। जिस तरह से ट्रंप पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, मोदी ने आतंकवाद को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया है दर्शकों। और पिछले सप्ताह मोदी ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया था। भारत आतंकवाद को निर्णायक जवाब देने के लिए आगे बढ़ चुका है। आतंकवाद को लेकर आत्मनिर्भर भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब देता है। अगर पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम जैसी गलती दोबारा की तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 करने में देर नहीं करेगा। ये पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश है और यही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में कहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे दिवाली सेलिब्रेट की है, क्या कहा है, सुनिए जरा। सभी अमेरिकियों की ओर से मैं भारत के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आपके प्रधानमंत्री से बात की, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने व्यापार को लेकर भी बात की। अभी भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी एक महान व्यक्ति है। पिछले कुछ वर्षों में वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। कुछ ही क्षणों में मैं अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में दिया जलाऊंगा। यह एक सुंदर शब्द है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। यही इसका सार है। यह अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत है। अब दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी, पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया। इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है सियासत में, सुनिए जरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 6 दिन में 4 बार वीडियो पर कहा है कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से और मैंने उनसे जो भारत तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बारे में मैंने उनसे बात की और मुझे आश्वासन दिया गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उस पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो जहां प्रधानमंत्री छुपाते हैं वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उसका खुलासा करते हैं। त्योहारों के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाती हैं, जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाती हैं, सामरिक वार्ताएं नहीं की जाती हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं। हम जो कहते हैं सच्चाई ये गलत है। हमारे देश की सरकार को इसमें सहमति या खारिज करने की जिम्मेवारी बनती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने यहाँ व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और प्रधानमंत्री मोदी जी को दिवाली की शुभकामनाएं दी और आतंकवाद के ऊपर एक स्टैंड लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। वह भारत का भी स्टैंड है। अब इसके अलावा कुछ है नहीं, परंतु कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीति देखनी है, हर चीज में राजनीति सोचती है। लेकिन दर्शकों, ये सब कुछ हो रहा है ट्रेड को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, और खबर है कि जल्द ही भारत अमेरिका में ट्रेड डील पर बातचीत हो सकती है, बात बन सकती है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है दर्शकों कि भारत अमेरिका के बीच जल्द व्यापार समझौता हो सकता है। अमेरिका 50% टैरिफ को घटाकर 15 से 16% कर सकता है। कृषि और ऊर्जा दोनों मुद्दों पर गहन बातचीत जारी है। दावा है कि भारत हाइब्रिड मक्का, सोयाबीन जैसे अमेरिकी उत्पादों के आयात में वृद्धि की अनुमति दे सकता है। अमेरिका लंबे समय से अपने कृषि उत्पादों की भारतीय बाजारों में एंट्री की मांग कर रहा है और भारत ने व्यापार संतुलन को बनाए रखने की बात कही है। बड़ी बात क्या है? भारतीय किसान, छोटे व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसलिए भारत खड़ा हुआ है। ट्रेड डील से रूस से तेल खरीद का मुद्दा भी शामिल रहेगा और अमेरिका भी भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में भारी कमी कर सकता है। जैसा मैंने बताया, 50% से घटाकर 15 से 16% किया जा सकता है और इसी महीने के आखिर तक डील को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। आसियान शिखर सम्मेलन से पहले समझौता संभव है। इसके बाद ट्रेड डील का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। ट्रंप ने खुद कहा, दोनों देश बड़े समझौते करने पर काम कर रहे हैं और इसको लेकर फॉरेन एक्सपर्ट दीपक वोरा, एम्बेसडर दीपक वोरा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। भारत अमेरिका का दुश्मन नहीं है, दोनों के बीच में किसी प्रकार की कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। और मेरा मानना है कि ट्रंप साहब के जो सलाहकार हैं, शायद उन्होंने बताया सर, ये जो ट्रेड डिस्प्यूट हमारा चल रहा है या ट्रेड नेगोशिएशंस हमारे भारत से चल रहे हैं, ऐसी चीजों में समय लगता है। भारत झुकने वाला नहीं है और फिर
आपके लिए यही महत्वपूर्ण होगा, यही ज़रूरी होगा, आपके हक में होगा कि आप भारत के साथ बेकार की दुश्मनी ना लें, क्योंकि फिर इसका परिणाम होगा कि भारत कुछ दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाएगा और नुकसान अगर किसी को होगा तो वो अमेरिका का है, क्योंकि 140 करोड़ के लोगों का मार्केट खोना कोई आसान चीज़ नहीं है। ये चीज़ें मेरे को लगता है ट्रंप साहब तक पहुंच गई हैं और अब वो टैरिफ्स को दिखावे के लिए कुछ रखेगा, ज़ीरो तो नहीं लाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर पे और एनर्जी पे जो दो मेन एरियाज हैं जहाँ पे हमारी इनके साथ डिस्कशन चल रही है, रूस से एनर्जी लेना हम बंद नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर में हम अमेरिकन फार्मर्स को खुली छूट नहीं देंगे कि आके हमारे किसानों को के ऊपर हावी हो जाए। ट्रंप मुझे लगता है इसको स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की दोस्ती, और ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व तो है ही दर्शकों, साथ ही हमारी सेहत से भी जुड़ा है और आज का सूत्र इसी से जुड़ा हुआ। अन्नकूट में बाजरे की खिचड़ी, कढ़ी और मिक्स सब्जी बनाई जाती है। ये सभी व्यंजन हमारे शरीर के लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं है। कार्तिक महीने में मौसम बदलता है, जिससे बीमारी होने का डर रहता है। ऐसे में अन्नकूट के व्यंजन विटामिन्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये शरीर को गर्म रखते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। अन्नकूट सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि औषधि का काम करता है। अन्नकूट को लेकर एक और मान्यता है। अन्नकूट बनाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। भगवान कृष्ण की कृपा से रसोई हमेशा अन्न और सब्जियों से भरी होती है। लेकिन दर्शकों, आपकी सेहत अच्छी रहे, आप सेहतमंद रहें, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल भारत की बात है मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।